हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत लेला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपेन। आज का हमारा टॉपिक है ईएसआर के बारे में। ईएसआर क्या होता है बेटा? ई का मतलब होता है इरेथ्रोसाइट, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, आर का मतलब होता है रेट। इरेथ्रोसाइट का मतलब बेटा होता है आरबीसी। ये आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब होता है रेड, साइट माने होता है सेल्स, तो रेड सेल्स। ठीक है, तो ई का मतलब हो गया इरेथ्रोसाइट, कहने का मतलब आरबीसी। दूसरा वर्ड होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब बैठना। तीसरा आपका होता है रेड, मतलब किस दर से आरबीसी बैठता है। ठीक है, वो होता है ईएसआर। तो ईएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, सेडिमेंट मीन बैठना, रेट माने दर। तो ईएसआर का परिभाषा क्या होगी बेटा? कि एक घंटे के अंतराल में आरबीसी कितने सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? ईएसआर। ठीक है, अब हम ईएसआर हम कहाँ टेस्ट करते हैं? पैथोलॉजी लैब में। पैथोलॉजी का मतलब बेटा होता है, पैथ माने होता है डिजीज, लॉजी माने होता है स्टडी करना। जहाँ पे बीमारियों के, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, जहाँ बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बेटा पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी लैब में जब ईएसआर बच्चे चेक करते हैं, वो कैसे टेस्ट करते हैं, आज हम उसी के बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन उससे बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड नेम। हम जो ईएसआर चेक करते हैं बेटा, ईएसआर चेक हम क्यों करते हैं, किन किन बीमारियों में करते हैं, किन बीमारियों में ईएसआर बढ़ जाता है और किस बीमारियों में ईएसआर घट जाता है, आज उसी के बारे में पूरा आपको हम ए से लेकर जेड तक पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए बेटा कि ईएसआर की फुल फॉर्म इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। पहला होता है डेफिनेशन। हमने कहा एक घंटे के अंतराल में आरबीसी कितने दर से बैठते हैं नीचे, उसको हम बोलते हैं क्या? ईएसआर। तो ईएसआर में बेटा हम चेक क्या करते हैं? ईएसआर में हम चेक करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम। क्या चेक करते हैं बेटा? प्लाज्मा वॉल्यूम। आरबीसी तो नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर जो होता है बचता है क्या? वो बचता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा समझते हैं आप? प्लाज्मा क्या होता है? ये ब्लड का ही पार्ट होता है। ब्लड जब हम लेते हैं तो उसमें हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं, और एंटीकोगुलेंट डालने के बाद क्या होता है? हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज के बाद जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट, ये क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। जो ऊपर वाला तरल पदार्थ बचता है लाइट येलो कलर का, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? प्लाज्मा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईएसआर में हम सिर्फ क्या चेक करते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम को हम चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? हमने फुल फॉर्म ऑफ द ईएसआर हो गया। सेकंड नंबर पे हमने आपको डेफिनेशन बताया, और थर्ड नंबर पे हम बताएंगे मेथड नेम। क्या बताएंगे बेटा? मेथड नेम। तो ईएसआर करने के बेटा 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा? 2। एक मेथड होता है बेटा विंट्रॉप मेथड। क्या नाम होता है? विंट्रॉप मेथड। दूसरा होता है वेस्टरगैर्ड मेथड। ओके, कितने मेथड होते हैं बेटा? एक होता है विंट्रॉप मेथड और दूसरा होता है वेस्टरगैर्ड। तो विंट्रॉप मतलब क्या? विंट्रॉप बेटा ट्यूब होती है। आप ये देखिए, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? विंट्रॉप ट्यूब। अच्छे से आप देख लीजिए बेटा, दिस इज द विंट्रॉप ट्यूब। ठीक है, ये कांच की होती है। ठीक है, इसमें बेटा मार्किंग होती है। इसमें क्या होती है? इसके अंदर मार्किंग होती है। सबसे टॉप पे होगा 0 और नीचे होगा 10 वन साइड, और दूसरी तरफ क्या होगा? नीचे क्या होगा? 100, ऊपर क्या नीचे होगा 0 और ऊपर होगा 10। अपोजिट होता है। अपोजिट इसलिए होता है बेटा, विंट्रॉप ट्यूब से हम 2 टेस्ट करते हैं। कितने टेस्ट चेक करते हैं? 2 टेस्ट। एक को हम पीसीबी कर लेते हैं, पैक्ड सेल्स वॉल्यूम। कौन सा करते हैं? पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो हम रीडिंग लेंगे, वो हम कहां से लेंगे? नीचे से। और ईएसआर की जब हम रीडिंग लेंगे, वो कहां से लेंगे? अब ऊपर से, टॉप पे। ठीक है, क्यों लेते हैं?
क्योंकि ऊपर जो होता है वो प्लाज्मा आता है, तो ईएसआर में हम क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम देख रहे हैं, और पीसीबी में क्या देखेंगे, हम आरबीसी वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ईएसआर की, तो ईएसआर में पहला मेथड का नाम क्या है बेटा, विंट्रॉप मेथड, ठीक है। तो विंट्रॉप मेथड क्या है, विंट्रॉप एक ट्यूब का नाम है, क्या है बेटा, एक ट्यूब का नाम है, ठीक है। इसकी ये जो आप मार्किंग होती है बेटा, ऊपर होगा 0 और नीचे होगा 10, ठीक है। और दूसरा तरफ क्या है, ऊपर है कितना 10, नीचे क्या है 0, तो 2 मार्किंग होगी। लेकिन हमें 0 से लेके जो 10 मार्किंग होती है उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कितना ईएसआर आया। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है विंट्रॉप ट्यूब के बारे में। अब हम बताएं इसकी लंबाई, लेंथ कितनी होती है बेटा, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 110 mm, 110 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है, 110 mm, किसकी, विंट्रॉप ट्यूब की, ओके। और इसका बेटा डायामीटर, इसको बोलते हैं डायामीटर, जो ऊपर वाला जो पार्ट है राउंड राउंड राउंड, इसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर का मतलब बोलते हैं व्यास, ठीक है ना। जो व्यास जो होता है बेटा 2.5 mm होता है, कितना होता है 2.5 mm विंट्रॉप ट्यूब का, ठीक है। पहले चीज समझिए, इसकी लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई मैंने कितनी बताई 110 mm, कितनी 110 mm। इसके बाद हमने सेकंड बताया इसका डायामीटर कितना होता है 2.5 mm। तीसरा हमने बताया इसकी मार्किंग जो होती है वो 0 से लेके 10 और 10 से लेके 0, 2 मार्किंग होती है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चौथा क्या होता है, इसमें वन साइड क्या होता है, ओपन होता है। विंट्रॉप ट्यूब में एक तरफ खुला होगा और एक तरफ बंद होगा, क्लोज। देखिए आप, दिस इज द क्लोज और दिस इज द ओपन, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था विंट्रॉप ट्यूब के बारे में, क्या क्या बता दी, पहला लेंथ बता दिया, फिर डायमीटर बता दिया, फिर मार्किंग बता दी। अब हम बता रहे हैं कि इसके अंदर कितना ब्लड आता है, इस विंट्रॉप ट्यूब के अंदर। इसके अंदर बेटा 1 ml क्या आएगा, ब्लड आता है, क्या आता है 1 ml क्या, इसके अंदर विंट्रॉप ट्यूब के अंदर ब्लड आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ब्लड आप जब फिलअप करें, दिस इज द पास्चर पिपेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, पास्चर पिपेट। पिपेट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिपेट। आपको पिपेट के नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से पिपेट को हम क्या कहते हैं। बच्चे लैब में तो काम करते हैं, कोई माइक्रो पिपेट है, कोई पास्चर पिपेट है, उन्हें नहीं पता है पास्चर पिपेट किसे कहते हैं। इसके ऊपर वाले को टीट कहते हैं, क्या बोलते हैं, टीट कहते हैं। तो इनकी इसकी भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है लैब के अंदर, क्योंकि ये आपको थ्योरी में जब एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि पास्चर पिपेट किसे कहते हैं, विंट्रॉप ट्यूब किसे कहते हैं, वेस्टर्न ट्यूब किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पास्चर पिपेट से क्या करेंगे, जब हम ब्लड फिलअप करेंगे इसको, तो एक चीज याद रखना, क्या कि आपको ओनली 10 मार्क तक ही, ये 0 मार्क तक ही ब्लड आपको फिलअप करना है। कितने मार्क तक, ओनली 0 मार्क तक ऊपर। इसके ऊपर वाला पूरा ऊपर तक फिलअप नहीं करना है, पूरा टॉप तक फिलअप नहीं करना है। कहाँ तक करना है, ओनली 0 मार्क तक, जहां मार्किंग है ना 0 मार्क, सिर्फ यहां तक ही ब्लड फिलअप करना है। पहली चीज समझिए आप, ऐसा नहीं कि आप पूरा सबसे ऊपर तक कर दो, ऊपर कर दो रिपोर्ट आपकी गलत आएगी, ठीक है। कहाँ तक करना है, ओनली 0 मार्क तक, ठीक है। दिस इज द पास्चर पिपेट, आपने लिया, इसको फिलअप कर दिया। और इसके बीच में एक चीज याद रखनी पड़ती है कि इसके अंदर एयर बबल्स नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए बेटा, एयर बबल्स नहीं। अगर एयर बबल्स आ गया तो ईएसआर क्या होगा, रिपोर्ट आपकी एरर आएगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए माइंड से, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे करेंगे हम, तो वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने विंट्रॉप ट्यूब के बारे में बता दिया, पास्चर पिपेट के बारे में बता दिया, ठीक है। ये क्या था मेरा, हमने बताया था मेथड नेम। क्या बताया बेटा, मेथड नेम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, विंट्रॉप मेथड एंड वेस्टरग्रेन मेथड, ठीक है। तो हम डिफरेंस बता रहे हैं कि वेस्टरग्रेन ट्यूब में क्या डिफरेंस होगा और विंट्रॉप ट्यूब में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं प्रोसीजर की। क्या बात करेंगे आप, प्रोसीजर की। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया कैसे करेंगे। आपने लिया ब्लड को 0 तक आपने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद
ESR स्टैंड होता है, ESR स्टैंड में क्या कर दिया आपने, इसको रख दिया और तुरंत ही क्या करते हैं, हमारे पास टाइम वॉच होता है, टाइमर से आपने 1 घंटे के लिए इसको फीड कर दिया। क्या कर दिया आपने, टाइमर से 1 घंटे के लिए आपने फीड कर दिया। आफ्टर 1 आवर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम कितना नीचे डाउन हुआ। ठीक है, अगर सपोज मान चलिए कि आपका जो आपने 0 से लेके 1 पे आ गया, 1 का मतलब हो गया 10, ठीक है ना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, वो 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब हो गया 10। तो आप क्या लिखेंगे, 10 ml पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये कहाँ पे कितना सेट डाल हुआ, 1 तक आया, 1 का मतलब 10। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। इसके अंदर बेटा जब भी आप विंट्रोप मेथड से करेंगे तो जो ब्लड जो होगा वो कौन सा ब्लड लेंगे, EDTA ब्लड। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट डालते हैं, कौन सा, EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जब भी हम करेंगे EDTA ब्लड से, हम विंट्रोप मेथड से ESR करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको। 0 मार्क तक क्या करेंगे, फिलअप करेंगे EDTA ब्लड लेके और ESR स्टैंड में रख देंगे और हम अपना टाइम बाद क्या करेंगे, हम इसको टाइमर को 1 घंटे के लिए कर देंगे, नोट कर देंगे। ठीक है, इसी के अंतराल में बेटा ये जो 1 घंटे का जो टाइम होता है ना, 1 घंटे का टाइम, इसमें 3 प्रक्रियाएं चलती हैं। कितनी मैकेनिज्म होते हैं इसमें, 3 स्टेज होते हैं 1 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, पहला क्या होता है बेटा, पहला हमने बताया आपका, इसमें जो आपने जैसे ही आपने ब्लड डाला तो स्टार्टिंग की जो 10 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 10 मिनट, 10 मिनट जो होते हैं बेटा, उसमें चलता है रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या चलता है, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स का मतलब क्या होता है कि आप एक के ऊपर एक आरबीसी, फिर उसके ऊपर दूसरा आरबीसी, तीसरा आरबीसी, तो एक ऊपर एक आरबीसी क्या होगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बैठना स्टार्ट होता है, एक के ऊपर एक आरबीसी बैठना स्टार्ट हो जाते हैं पहले 10 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या होगी बेटा, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स मतलब कि एक के ऊपर एक आरबीसी क्या होते हैं, बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपने डाला तो आरबीसी क्या होगा, नीचे से बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर एक पाइल्स ऑफ कॉइन के हिसाब से। जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के आपने 1 रुपये रखा, उस पर 1 रखा, 1 रुपये ऐसे ऊपर रख देते हैं, तो इसी प्रकार आरबीसी भी एक ऊपर एक चढ़ जाते हैं। तो इसमें जो टाइमिंग लगती है वो लगती है बेटा 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट के बाद, ठीक है, दूसरी जो स्टेज होती है जिसको बोलते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं, या एग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ पे आरबीसी क्या होंगे, सिंक, यहाँ पे सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंक माने डूबने लगेगा, नीचे आरबीसी बैठने लगेगा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। एग्रीगेशन का मतलब बेटा होता है सिंक होना। सिंक माने बैठना या डूबना। पहले आरबीसी फटाफट क्या हुआ, एक ऊपर एक चढ़ गए, फिर जिस पे चढ़ेगा उस पे वेट, वजन अधिक हो जाएगा, और वजन अधिक हो तो एकदम नीचे क्या होगा, बैठना स्टार्ट कर देगा, नीचे सेटल डाउन। किसके अंदर, विंट्रोप ट्यूब के अंदर। ये प्रोसेस किसके अंदर चल रही है, ये विंट्रोप ट्यूब के अंदर चल रही है। ठीक है, पहले 10 मिनट क्या हुआ, आरबीसी क्या हुए, रोलेक्स फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर रोलेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, स्टार्ट आपकी एग्रीगेशन का स्टार्ट हो जाता है मैकेनिज्म, प्रक्रिया। उसमें जो टाइम बेटा लगता है वो टाइमिंग जो होती है वो होती है 40 मिनट। कितना टाइम लगता है, 40 मिनट, 40 मिनट का टाइम होता है एग्रीगेट नीचे बैठने में। ठीक है, अब कितना मिनट बचा, 10 मिनट लग गए रोलेक्स फॉर्मेशन में, 40 मिनट लगे किसमें, एग्रीगेशन में। 40 और 10 50, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो मेरे पास कितना होता है टाइम, ओनली 10 मिनट। जो लास्ट के जो 10 मिनट जो होते हैं बेटा वो हमारा होता है सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंट होना, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से नीचे बैठ जाना। ठीक है, पूर्ण रूप से नीचे बैठ जाना। इज इट क्लियर। तो मैकेनिज्म समझ में आया आपको बेटा। मैकेनिज्म में क्या हुए, 3 स्टेज हुए। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, रोलेक्स फॉर्मेशन, दूसरा एग्रीगेशन और तीसरा सेडिमेंट। रोलेक्स फॉर्मेशन में 10 मिनट, एग्रीगेशन में 40 मिनट और सेडिमेंट में 10 मिनट।
तो ये पूरा 1 घंटे का प्रक्रिया चलती है। 1 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही 1 घंटा होता है ना तुरंत ही क्या करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं। किसकी लेते हैं? रीडिंग लेते हैं ESR की। ये देखते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम कहाँ तक पहुंच गया, 10 पे पहुंचा या 20 पहुंचा। अगर 10 पहुंच जाएगा तो हम लिखते हैं 10 mm/h। 1 घंटे में 10 mm नीचे आया। ठीक है, क्योंकि ESR में हम क्या देखते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को देखते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है बेटा हमारे सामने कि ESR की विंट्रॉप ट्यूब में नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि विंट्रॉप ट्यूब की अलग नॉर्मल वैल्यू होती है और वेस्टर्न मेथड की अलग वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू। और किन कंडीशन में ये बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ESR की नॉर्मल वैल्यू है मेल के अंदर होती है 0 to 9 mm और फीमेल के अंदर होती है 0 to 20 mm। ठीक है, मेल के अंदर 0 to 9 mm/h और फीमेल में 0 to 20 mm/h। इज इट क्लियर? आप कहोगे सर मेल के अंदर क्यों कम होता है, क्या ESR की नॉर्मल वैल्यू और फीमेल के अंदर अधिक क्यों होता है, इसका कारण क्या? इसके बेटा वेरिएशन होने के 3-4 कारण होते हैं। ठीक है, जो वेरिएशन आता है नॉर्मल वैल्यू इसलिए आती है कि मेल के अंदर हमेशा RBC क्या होगा बेटा, हमेशा अधिक होता है फीमेल की अपेक्षा। ठीक है, फीमेल में RBC की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, कम होगी और मेल में RBC संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए फीमेल में क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम की मात्रा अधिक हो जाती है और मेल में क्या रहती है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल वैल्यू जो बेटा मेल के अंदर है वो 0 to 9, मेल के अंदर वो कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे RBC की संख्या अधिक है मेल के अंदर और फीमेल में RBC संख्या कम होती है कंपेयर टू मेल की तुलना करेंगे तो फीमेल में कम होगी। ठीक है, इसलिए फीमेल में प्लाज्मा वॉल्यूम अधिक होता है, इसलिए इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू अधिक होती है 0 to 20 mm/h और मेल में 0 to 9 mm/h। क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ RBC को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, RBC। और एक चीज और याद रखना, RBC की संख्या अगर अधिक होगी तो ESR हमेशा डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, कम जाएगा। RBC संख्या अधिक है तो ESR क्या है, डाउन, और RBC की संख्या अगर कम है तो ESR की वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी, अप जाएगी। ठीक है, तो किन कंडीशन में ESR कम हो जाता है और किन कंडीशन में ESR बढ़ जाता है, हम उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग समझिए आप, इसको बोलते हैं क्लिनिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लिनिकल कंडीशन या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में 2 प्रकार के होती है, एक तो बेटा क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है आपका फिजिकल कंडीशन और दूसरा होता है बेटा पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजिकल में किस कंडीशन में बढ़ जाएगा, किस कंडीशन में घटेगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पैथोलॉजिकल में किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में घटेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे किसके बारे में बेटा, फिजिकल के बारे में। फिजिकल में क्या है, सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा एज फैक्टर। क्या आता है, एज, उम्र। जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स है ना, इन्फेंट्स हुए, आप बोल सकते हैं इनको जो चिल्ड्रन हुए। और अडल्ट में क्या होता है, इन्फेंट्स में हमेशा ESR क्या होगा बेटा, कम होगा, हमेशा ESR क्या होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या होगा, उनका कम होगा, और अडल्ट में ESR क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि जो इन्फेंट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें RBC की संख्या अधिक होती है अडल्ट की अपेक्षा। क्यों होती है, क्योंकि जो इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 3 जगह से ब्लड की फॉर्मेशन होती है। कहाँ से, बोन मेरो, लीवर एंड स्प्लीन। तो जो छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं है ना, उसमें क्या होगा, उसमें RBC कहाँ 3 जगह से बन रही है, लीवर भी बना रहा है, स्प्लीन बना रहा है, बोन मेरो भी बना रहा है। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, जब 18 साल के हम एज पहुंचते हैं तो क्या होता है बेटा, वहां पे सिर्फ 2 जगह से बनेगा, बोन मेरो और लीवर। ठीक है ना, तो वहां पे 2 जगह बन रहा है और जो छोटे बच्चे वहां 3 जगह बन रहा है।
तो 3 वाले जब अधिक बनाएगा ना, इसलिए वहां पे आरबीसी संख्या अधिक होती है। जब आरबीसी की संख्या जब अधिक होगी तो ईएसआर क्या होगा बेटा, नीचे डाउन जाएगा। पहला फैक्टर फिजिकल में एज का फैक्टर, ठीक है। दूसरा होता है बेटा सेक्स फैक्टर, सेक्स लिंग, कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, मेल में हमेशा क्या होगा, ईएसआर कम होगा और फीमेल में ईएसआर की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेल में आरबीसी संख्या अधिक होती है, फीमेल में आरबीसी संख्या कम होती है, ठीक है। तीसरा फैक्टर बेटा फिजिकल में आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी बोलते हैं। जो लेडीज होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मासिक, मतलब हर महीना उनको आता है मासिक। उसमें क्यों ईएसआर क्यों बढ़ा, ईएसआर क्यों उसमें बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है कि उसमें ब्लड की और आरबीसी की संख्या होती है, लॉस होती है, तो ब्लड लॉस होता है। जब ब्लड लॉस होगा, ठीक है, तो आरबीसी संख्या भी लॉस होगा। जब आरबीसी संख्या भी लॉस होगा तो वहां पे प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पहला फैक्टर मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया आपको एज, दूसरा क्या होता है हमने आपको सेक्स, तीसरा कौन बता रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और चौथा फैक्टर होता है प्रेगनेंसी। क्या होता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ्स, जो भी लेडी 3 मंथ्स जो प्रेग्नेंट हो जाती है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद क्या होता है बेटा, वहां पे प्लाज्मा वॉल्यूम की मात्रा अधिक हो जाती है ड्यू टू द हेमोडाइल्यूशन। वहां पे ब्लड का डाइल्यूशन हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि बच्चे को भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए। तो प्रेगनेंसी में क्या हुआ, ईएसआर क्या हुआ, बढ़ा हुआ आएगा। प्रेगनेंसी में क्या हुआ, ईएसआर क्या हुआ, बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। ये तो हमारा रहा फिजिकल कंडीशन। क्या रहा बेटा, फिजिकल कंडीशन। दूसरा हमारा होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्या होता है बेटा, पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजी का मतलब होता है, पैथ माने होता है डिजीज, डिजीज बोले तो बीमारी, लॉजी माने स्टडी करना, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजीज, बीमारी। कौन कौन सी बीमारी बढ़ जाता है, जैसे कि हमने लिखाए थे कि ये जैसे लीवर प्रॉब्लम आ जाए, कैंसर हो जाए, लेकिन कोई भी कैंसर हो जाए, उसमें भी ईएसआर की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस में ईएसआर क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। या मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज, उसमें क्या होता है, ईएसआर क्या होता है, ईएसआर बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज समझिए आप, पहली चीज, ईएसआर इज ए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक मतलब ये तो कंफर्म कर रहा है ही या सी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कोई बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि इसको कौन सी बीमारी है। ये भी याद रखना, ईएसआर से आप ये नहीं पता कर सकते बेटा कि इसको कौन सी बीमारी है, पर्टिकुलर बीमारी को आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो पता कर लेंगे, हाँ इसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक है, बट कौन सी है इसलिए आप नहीं कंफर्म कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ईएसआर इज ए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बट नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं कि इसको ये बीमारी है, बोली प्रोग्नोस्टिक, ये तो सच है कि हाँ इसको बीमारी है, पर कौन सी ये कंफर्म नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहला मेथड बताया था विंटो मेथड। अब हम बात करेंगे बेटा वेस्टरग्रैंड मेथड की। किसकी बात करेंगे हम, वेस्टरग्रैंड मेथड। वेस्टरग्रैंड मेथड में भी सेम कंडीशन है, बस अंतर है थोड़ा सा डिफरेंस ट्यूब के अंदर, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वेस्टरग्रैंड जो ट्यूब होती है, ये बोथ साइड ओपन, दोनों तरफ क्या होगी, खुली होगी, ऊपर भी खुला है और नीचे भी खुला है। विंट्रो में क्या था, ओनली वन साइड ओपन था, एक जगह बंद था एक जगह खुला था, पर वेस्टरग्रैंड में बोथ साइड ओपन, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों तरफ ओपन है, ठीक है। इसकी बेटा लेंथ होती है 300 mm। कितनी होती है, 300 mm।
इसकी डायमीटर भी लगभग 2.5 मीटर होता है, 2.5 व्यास, ठीक है। इसकी मेल में नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 5 mm और फीमेल में होती है 4 to 7 mm, ठीक है। एंटीकोगुलेंट इसमें कौन सा लेंगे? इसमें एंटीकोगुलेंट लेते हैं बेटा ट्राइसोडियम सिट्रेट। क्या लेते हैं इसमें हम? ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये होता है 3.8%। कितना? 3.8%। ओके, तो 3.8% को हम बनाते कैसे हैं उसको बारे में हम बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य है ट्राइसोडियम सिट्रेट कितना है हमारा? 3.8%। इसको रेशियो लेते हैं 1:4 रेशियो, 1:4। कितना रेशियो होगा बेटा? 1:4 का इसका रेशियो होगा। कहने का मतलब 1 पार्ट आप लेंगे ट्राइसोडियम सिट्रेट। कितना पार्ट लेंगे? 1 पार्ट लेंगे आप 1 पार्ट ट्राइसोडियम सिट्रेट और 4 पार्ट आप लेंगे ब्लड। 1 पार्ट ट्राइसोडियम सिट्रेट प्लस 4 पार्ट ऑफ ब्लड। तो कितने का रेशियो बन गया? ये 1:4 का रेशियो बन गया, ठीक है। ये वेस्टर्न मेथड की बात कर रहे हैं। उसमें तो हम क्या लेते हैं? 1:2 का रेशियो लेते हैं। किसमें? विंट्रोप ट्यूब में। लेकिन वेस्टर्न में कितना ले रहे हैं? 1:4 वेस्टर्न मेथड, और विंट्रोप में 1:2 रेशियो, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अब कैसे बनाएंगे? 200 माइक्रोलीटर लेंगे। क्या? ट्राइसोडियम सिट्रेट लेंगे 200। क्या लेंगे? माइक्रोलीटर ट्राइसोडियम सिट्रेट लेंगे और प्लस 800 माइक्रोलीटर हम क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। तो ये कितने का रेशियो बन गया बेटा? 1:4 का, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ। अब ये आप लेने के बाद फिर वही सेम कंडीशन आप क्या करेंगे? वेस्टर्न ट्यूब को क्या करेंगे? आप पूरा फिलअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें उसके अंदर एयर बबल्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर एयर बबल्स आएगा तो रिपोर्ट में अल्टर आएगा, ठीक है। आपने इसको फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद आप आपका वेस्टर्न स्टैंड में क्या इसको आपने रख दिया। रखने के बाद क्या होगा? 1 घंटे बाद आप इसकी रिपोर्ट आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न मेथड था। और जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले बताया विंट्रो मेथड, सेकंड बताया हमने आपको वेस्टर्न मेथड, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कि जीटा पोटेंशियल आरबीसी जो होता है बेटा। आपने एक चीज देखी, सबसे मेन क्वेश्चन लोग पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे चलिए ईएसआर को आपने 1 घंटे के लिए आपने रख दिया तो प्लाज्मा वॉल्यूम डाउन हो गया, नीचे बैठ गए, आरबीसी नीचे बैठ गए। जब आदमी 1 घंटा अगर खड़ा रहे तो उसका ईएसआर क्या रहेगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक आदमी बहुत, आप सैनिक लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं 1 घंटे, है ना, तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए आंसर ये बेटा, एक होता है जीटा पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या है? ये डिफरेंस पैदा करता है नेगेटिव चार्ज और प्लस पॉजिटिव चार्ज। कहने का तात्पर्य जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी की सतह पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। और जो प्लाज्मा जो है उसके अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? ये इसको मेंटेन बनाए रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर को मेंटेन बनाए रखता है जीटा पोटेंशियल की वजह से, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर आपकी बात मानेंगे जीटा पोटेंशियल, जब हम बाहर निकालेंगे तो भी तो जीटा पोटेंशियल भी क्या करेगा? अपना इफेक्ट करेगा। जब अंदर इफेक्ट करेगा तो बाहर भी करेगा। तो बाहर क्यों डाउन होता है ना? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एंटीकोगुलेंट। क्या कारण बेटा? एंटीकोगुलेंट। जैसे ही आप जब एंटीकोगुलेंट जब ऐड करते हैं तो क्या होगा? उस जीटा पोटेंशियल क्या होगा? अल्टर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता ड्यू टू द एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट की वजह से क्या होता है? वो मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। और आई थिंक उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से ईएसआर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, बाय बाय, गुड बाय।